आगे बढ़ते हैं। अब एक ऐसी मैनेजमेंट के साथ जुड़ते हैं जो बहुत सुर्खियों में है, वो है जीएसपीएल की मैनेजमेंट और वहाँ के डायरेक्टर वी आर शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। जीएसपीएल के प्रोडक्ट तो खैर काफ़ी फेमस है, अब हम गैसिफिकेशन को भी लेकर आपसे खबरें सुन रहे हैं आपकी कंपनी के बिहाफ से कि आप बहुत अच्छे से आप कोल गैसिफिकेशन के प्लांट लगाने की योजना बना रहे हैं। सर, थोड़े से क्लियरेंस देंगे, ये छत्तीसगढ़ में होगा, कितना होगा, इससे कैपेसिटी कितना बढ़ेगा, कार्बन एमिशन कितना कम हो जाएगा? जी, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। एक प्लांट हमने ऑलरेडी गैसिफिकेशन का अंगुल में लगाया हुआ है, जो कि सुचारू रूप से चल रहा है, जिसके अंदर 2,25,000 क्यूबिक मीटर गैस प्रति घंटा हम बना रहे हैं। और उसी गैस को हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपना डीआरआई बनाने के लिए, और डीआरआई जो है वो फाइनली स्टील में तब्दील होता है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के थ्रू। इससे जो कार्बन फुटप्रिंट है वो करीब 35 से 40%, यानी कि 35 से 40% कार्बन फुटप्रिंट कम हो जाता है, CO2 ओवरऑल कम हो जाता है। ब्लास्ट फर्नेस की अगर जो अपेक्षा या ब्लास्ट फर्नेस से तुलना करें तो इस प्रणाली से हम करीब 35 से 40% CO2 कम पैदा करते हैं। इसके साथ साथ ये इस टेक्नोलॉजी में हम CO2 को कैप्चर कर सकते हैं, कार्बन कैप्चर की फैसिलिटी इसके अंदर है। तो हम जब CO2 कैप्चर करते हैं तो CO2 कैप्चर करने के बाद में उसकी जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाया जा सकता है। अभी हम एक प्लांट लगा रहे हैं जिससे हम CO2 से मेथनॉल बनाएंगे और CO2 से हाइड्रोजन भी बनाएंगे। तो ये एक नया प्रोजेक्ट है जो कि अंगुल में ही लगेगा। इसके साथ साथ जो नया गैसिफिकेशन यूनिट है जो आपने अभी न्यूज में देखा होगा, वो हम लगा रहे हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में एक डिस्ट्रिक्ट है रायगढ़, जहाँ पे हमारा सबसे पहला स्टील प्लांट है। वहां पर भी अभी हम कोल बेस्ड डीआरआई प्लांट चला रहे हैं। वो कोल बेस्ड डीआरआई प्लांट्स में प्रदूषण ज्यादा होता है और CO2 एमिशन भी ज्यादा होता है। तो इसलिए हमने डिसीजन लिया है कि अगले आने वाले 3 साल के अंदर हम एक नया कोल गैसिफिकेशन प्लांट लगाएंगे और उसके बेस पर ही एक हम स्पॉन्ज आयरन या डीआरआई प्लांट लगाएंगे, जो कि जिससे कि हम CO2 का ओवरऑल जो फुटप्रिंट है, जो CO2 का टोटल लेवल है, उसको हम कम कर पाए। जी शर्मा जी, एक सवाल मेरा ये भी है कि आप ये कह रहे हैं कि FY23 के अंदर जो आपका प्रोडक्शन है वो 9 मिलियन टन तक भी पहुंच सकता है। एक तो सर ये कैसे इसमें आप करेंगे काम, ये कैसे पहुंचेगा? और मैं एक क्वेश्चन और भी जोड़ देता हूं। आपकी मैं बैलेंस शीट अभी देख रहा था तो उसमें मेरे को ये दिखा कि 33% ऑफ द टोटल सेल्स आप एक्सपोर्ट्स के जरिए भी लेके आते हैं। तो एक्सपोर्ट्स और प्रोडक्शन राइज, इन दोनों पे आपका टिक चाहिए सर। जी, पिछले साल हमने जो प्रोडक्शन की वो 80 लाख टन, यानी कि 8 मिलियन टन प्रोडक्शन की, थोड़ी सी उससे ज्यादा 8.01 मिलियन। और सेल जो हमारी वो हुई 7.63 मिलियन टन। और 7.63 मिलियन टन जो सेल हुई उसका 33% हमने एक्सपोर्ट किया। और अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर है 2022-23, 2022-2023 का जो वित्त वर्ष है, इसके अंदर हमने टारगेट लिया है कि हम 90 लाख टन प्रोडक्शन अपनी करेंगे, जो कि 9 मिलियन टन हुआ। और इसके साथ साथ हमने कैपेक्स लिया है और करीब 18,000 करोड़ रुपया हम कैपेक्स में स्पेंडिंग कर रहे हैं। 2025 तक हम हमारी जो प्रोडक्शन है वो 15 मिलियन टन हो जाएगी, यानी कि अभी 8 मिलियन है, 2022-23 में 9 मिलियन होगी और 2024-25 का जो वित्त वर्ष होगा उसमें प्रोडक्शन बढ़ के 15 मिलियन टन हो जाएगी। तो ये है हमारी आगे का जो बिजनेस प्लान। और इसको कैसे करेंगे, जो आपका सवाल था कि 8 मिलियन से 9 मिलियन, ये तो सारा का सारा जो एग्जिस्टिंग प्लांट है उसके अंदर ही विदाउट स्पेंडिंग एनी कैपेक्स जो एफिशिएंसीज हैं उनको बढ़ाया जाएगा। और जो ऐसी छोटी छोटी मॉडिफिकेशंस हैं जिनको हम स्मॉल काइजेंस बोलते हैं, उन काइजेंस के जरिए हम ये 8 मिलियन से 9 मिलियन के ऊपर पहुंचेंगे। आपको याद होगा कि हम लोग 3 साल पहले 5.5 मिलियन टन प्रोडक्शन पे थे और आज हम 8 मिलियन पे पहुंच चुके हैं 3 साल के अंदर। तो 3 साल में जो हमारी ग्रोथ हुई वो 5.5 मिलियन से, और हमने ग्रोथ की 8 मिलियन टन, यानी कि 3 साल में जो हमारी बढ़ोतरी हुई वो हुई 2.5 मिलियन टन, जो कि करीब 45% से ज्यादा है। और अभी 8 मिलियन से 9 मिलियन टन हमें करना है।
ये जो जर्नी रही 5.5 मिलियन से 8 मिलियन, इसमें हमने कोई कैपेक्स में स्पेंडिंग नहीं की है और कोई भी हमने नई मशीन नहीं लगाई है और ना ही हमने कोई एडिशनल मैन पावर ली है। तो ये सब कुछ एफिशिएंसीज को इम्प्रूव करके ही हुआ है। तो जो एक जो कंपनी के अंदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो शॉर्ट कमिंग्स होती हैं, उन शॉर्ट कमिंग्स को हमने एड्रेस किया और हम अपनी प्रोडक्शन 3 साल में 45% से ज्यादा बढ़ा पाए और इसी प्रकार से सेल्स भी हम 45% से ज्यादा ही बढ़ा पाए। राइट साथ ही शर्मा जी एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे, आपने प्रोडक्शन टारगेट तो रॉबस्ट रखे हैं, लेकिन अगर हम यहाँ स्टील प्राइसेस की बात करें, कमोडिटी प्राइसेस अच्छे खासे एलिवेटेड लेवल्स पे, लेकिन अब फरवरी की बात हो, मार्च की बात हो, अपने पीक से करेक्ट भी हुए हैं स्टील प्राइसेस यहाँ पर। आप आगे क्या आउटलुक आप शेयर कर सकते हैं स्टील प्राइसेस को लेकर, और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी जो इनपुट कॉस्ट है वहां कुछ मार्जिनल प्रेशर है और आपको भी शायद एक प्राइस हाइक करना पड़ सकता है? मेरे को लगता है कि अभी आने वाले जो इमीडिएट जो समय है उसमें प्राइस हाइक नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्राइस अभी स्टेबल है। आयरन ओर की प्राइस भी स्टेबल है और कोकिंग कोल की प्राइसेस भी स्टेबल है। हालांकि कोकिंग कोल की प्राइसेस 675 से $700 प्रति टन FOB ऑस्ट्रेलिया चली गई थी, लेकिन वो घट के 400 और $420 पे आई, फिर थोड़ा सा उछाल आया और पिछले 15 दिन में वो जो प्राइसेस हैं आज $515-520 प्रति टन के लेवल में है। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्राइसेस यहीं पर स्टेबल हो जाएंगी और इसी प्रकार से जो आयरन ओर की प्राइसेस है वो भी स्टेबल रहेंगी। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में कोई ऐसी स्थिति आएगी जिससे इनपुट कॉस्ट बढ़े और जिससे कि स्टील इंडस्ट्री को प्राइस बढ़ानी पड़े। मैं इस बात में विश्वास रखता हूँ कि अभी जो स्थिति है, अगर जो ये यथास्थिति बनी रहती है और किसी तरह से रशिया और यूक्रेन का जो वार है वो कूल डाउन हो जाता है, तो इकोनॉमी वर्ल्ड में एक स्टेबल पोजीशन में आ सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि आगे प्राइस इंक्रीज इमीडिएटली कुछ होने वाली है, लेकिन ये प्राइस स्टेबल रहेंगी और ये एक स्टेबल आउटलुक रहेगा अगले 1 महीना 1.5 महीना इसी प्रकार से रहेगा। उसके बाद जैसे ही वार की स्थिति उसके बाद डिसाइड होगा कि इंटरनेशनल एनर्जी प्राइसेस कहां पर पहुंचती है, तो उसके बाद ही हम निश्चित कर पाएंगे कि आगे प्राइसेस का रुख या रुझान किधर रहेगा। ठीक है शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ET Now स्वदेश को आपने समय दिया। बस जाते जाते ना एक छोटा सा एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। शर्मा जी, आप हिमाचल या जम्मू कश्मीर कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी मैं हरियाणा से हूँ। आप हरियाणा से हैं? अच्छा ठीक है। तो आपकी भाषा से ऐसा लग ही रहा था कि आप हिमाचल, हरियाणा या जम्मू कश्मीर कहीं ना कहीं 2-3 स्टेट से बिलोंग करते होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत मीठी है आपकी भाषा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। खैर GSPL की मैनेजमेंट ही कह रही है कि दाम तो नहीं बढ़ेंगे, लेकिन हाँ वो प्रोडक्शन जरूर बढ़ाएंगे और एक्सपोर्ट्स भी बढ़ाने वाले हैं।